नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। हमारी जो सीरीज चल रही है रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जो आने वाले एग्जाम हैं आपके, एक तो एनटीपीसी है और फिर ग्रुप डी का एग्जाम है आपका, है ना। ग्रुप डी का एग्जाम है। इसके अलावा अभी राजस्थान में ग्रुप डी की वैकेंसी आई है। राजस्थान में ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। करीब 54,000 के आसपास पोस्ट हैं। 54,000 के आसपास पोस्ट हैं। इसमें रिजर्वेशन रहता है बाहर वालों के लिए कुछ, तो उसके हिसाब से ही आप 8,000 सीट मान सकते हैं इसमें से बाहर वालों के लिए। तो काफ़ी अच्छा मौका है, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए, जहां से भी आपने पढ़ा है, जिस नोट से पढ़ा है, जिस बुक से पढ़ा है, जीएस जहां से भी पढ़ा है, बस रिवीजन आप करते रहिए, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन ही आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में और उसका आंसर सही करने में, ठीक है। तो जो आप पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस कैसे कैसे बन रहे हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। डेली क्लास होती है रात को 8 बजे, सोमवार से लेकर शनिवार तक, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने है, चूज द ऑड वन, यानी कि जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से 3 ऐसे हैं जिनकी विशेषताएं आपस में मैच कर रही होंगी। एक ऐसा होगा जो मैच नहीं कर रहा है, जैसे कि रीजनिंग में ये सवाल जो आते हैं ऐसे, है ना। तो जैसे राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें, राधा कृष्णन की बात करें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन की बात करें, तो ये तीनों राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना। ये तीनों क्या है, राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इन तीनों में ये कॉमन विशेषता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अलग हैं इन तीनों से, क्योंकि ये राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ये प्रधानमंत्री रहे हैं। ये क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आपको ऑड वन आउट पहचानना था, यानी कि 4 में से कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है, बाकी 4 मैच कर रहे हैं, वो आपको पहचानना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे आप, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी की मैं बात करूं तो आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको पता होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। क्या, संविधान सभा। तो संविधान सभा के जो पहले परमानेंट प्रेसिडेंट थे, पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वो भी राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखो यहां देखो, संविधान सभा के एक तो अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाता है एग्जाम में, अस्थाई यानी कि टेम्परेरी, अस्थाई मतलब टेम्परेरी। प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है, अध्यक्ष के बारे में, तो वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। ये अस्थाई अध्यक्ष थे। और फिर इसके 2 दिन बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्टेड अध्यक्ष बने, यानी कि प्रेसिडेंट बने परमानेंट, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। बाद में यही फिर जो है देश के पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं। देश के पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं। क्लियर। ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा ने ही कराया, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट नहीं थी। 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुए, तब पार्लियामेंट का गठन हुआ और पार्लियामेंट ने काम करना शुरू किया। भारत की संसद ने
काम करना शुरू किया कब से? 13 मई 1952 से। 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। Which one of the following president of India has been the governor of Bihar? निम्नलिखित में से भारत का वो कौन सा राष्ट्रपति है जो बिहार का गवर्नर भी रह चुका है? निम्नलिखित में से कौन सा वो राष्ट्रपति है जो बिहार का गवर्नर भी रह चुका है? तो ध्यान देंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 से लेकर 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे। बिहार के राज्यपाल रहे। ठीक है, और इसके साथ साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। राज्यपाल बनने के बाद उपराष्ट्रपति भी रहे हैं 62 से 67 तक। 1962 से 1967 तक उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और बाद में फिर राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वो नाम है जो बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, फिर उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और फिर राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखें, ये सभी ना, चाहे हम राज्यपाल की बात करें, चाहे हम राज्यपाल की बात करें या फिर हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, ये दोनों संवैधानिक पद हैं। ये दोनों कैसे पद हैं? संवैधानिक पद हैं। कैसे पद हैं? संवैधानिक पद, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये राजनीतिक पद नहीं है, ये संवैधानिक पद हैं। क्लियर? तो जो गवर्नर रह चुका है वो राष्ट्रपति बन सकता है, जो गवर्नर रह चुका है वो उपराष्ट्रपति भी बन सकता है। ठीक है, जैसे वर्तमान का हम एग्जाम्पल ले लें, अभी का एग्जाम्पल ले लें, तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल थी। झारखंड की राज्यपाल, गवर्नर थी। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति हैं अभी उपराष्ट्रपति, वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखें, हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? क्या डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका? तो ये तो गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं देती है। इसका मतलब है डायरेक्ट तो होता नहीं है। यहां दो कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लासेस में कई बार बताया है आपको। डायरेक्ट इलेक्शन, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जहां जनता पार्टिसिपेट करे, जनता भाग ले चुनाव में, वोट देने में, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है? जहां जनता वोट ना करे, जहां जनता वोट न करे, वो इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं देती है। कौन देता है? अभी देख लेंगे। क्या उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। सी, थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ विधानसभा। एमपी और एमएलए के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, ये भी गलत है। डी, थ्रू इलेक्शन बाय एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये सही है। तो समझिए यहां पे जो उपराष्ट्रपति हैं,
जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, यूएसए से। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा? लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य वोट देते हैं, जनता वोट नहीं देती, इसलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य होता है तो, अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य होता है तो क्या होगा? 4 ऑप्शन। ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर विरोधी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाता है तो प्रधानमंत्री अपने फेवर में वोट नहीं कर सकता, यानी कि अपनी पार्टी के फेवर में वोट नहीं कर सकता, अपनी सरकार के फेवर में वोट नहीं कर सकता। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए समझिए, हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है अच्छे से कि अगर कोई व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसको या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, और लोकसभा का सदस्य कैसे बनते हैं? चुनाव लड़ना पड़ेगा, फिर चुनाव जीतना पड़ेगा। तो या तो लोकसभा का सदस्य हो वो, तो वो आगे प्रधानमंत्री बन सकता है, अथवा अगर ये कंडीशन पूरी ना हो तो दूसरा है राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री बनना है तो आपको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा, तभी आप सरकार में हिस्सेदारी निभा सकते हैं, यानी कि पीएम या मिनिस्टर बन सकते हैं। तो अब आप ये देखिए, जैसे अभी एग्जाम्पल हम देखें नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं। कहां से? बनारस वाली सीट से लोकसभा का चुनाव जीत कर आते हैं ये, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से ही चुनाव लड़ते थे, लोकसभा से नहीं, ठीक है। लेकिन दोनों ही प्राइम मिनिस्टर बने। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए संविधान में लिखा है कि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा, तभी आप प्रधानमंत्री की भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आप लोकसभा के सदस्य न बनकर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं और तब पीएम बनते हैं, तो अगर संसद में विरोधी दल यानी कि अपोजिशन पार्टी आपकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है संसद में, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है संसद में, तो वो पास होगा या फेल ये किस पे डिपेंड करेगा? उस पर वोटिंग होगी। तो जाहिर सी बात है सरकार के पक्ष के जितने लोग हैं वो सरकार के फेवर में ही वोट करेंगे और विरोधी दल उनके अगेंस्ट में वोट करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री सरकार में रहते हुए भी अपनी सरकार के फेवर में वोट नहीं कर सकता है अगर वो प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है। तो यही बोला गया है इसमें, he will not be able to vote in his favor in the event of a non confidence motion, अविश्वास प्रस्ताव के समय वो अपने सरकार के समर्थन में वोट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हैं। आगे देखिए, द पर्सन हु रिटर्न्ड हिज ऑनर टू इंडियन गवर्नमेंट ऑन May 30, 1919, 30 मई 1919 को वो कौन सा व्यक्ति है जिसने अपना सम्मान सरकार को वापस लौटा दिया? यानी कि उनको पहले सम्मान मिल चुका था, कोई ऑनर मिला था,
फिर उन्होंने वो ऑनर वापस कर दिया सरकार को। जाहिर सी बात है 1919 में कौन सी सरकार थी, ब्रिटिशर्स के गुलाम था भारत, तो ब्रिटिशर्स की ही गवर्नमेंट चल रही थी इंडिया में। तो तब उस ब्रिटिश सरकार को इनमें से कौन से व्यक्ति ने अपना सम्मान वापस कर दिया, तो ध्यान रखेंगे वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी उपाधि वापस की इन्होंने, तो ध्यान दीजिए इनकी एक बुक है, इनकी एक किताब है गीतांजलि, इनकी एक बुक है गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि के लिए इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली है, गीतांजलि के लिए इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर में, तो वहां लोग मारे जाते हैं। तो इससे निराश होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने, और अंग्रेजों के खिलाफ अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी ये नाइटहुड की उपाधि लौटा दी सरकार को, ठीक है, क्लियर है। आगे, द टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा वो कौन सा उपाधि दी गई थी, उस उपाधि को उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस लौटा दिया। हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर या ऑनरेबल, बताओ। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने वो कौन सी उपाधि दी थी, जिस उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय वापस लौटा दिया था, यानी कि वो वापस त्याग दिया उस उपाधि को। छठवां प्रश्न है आपके सामने, तो वो उपाधि कोई और नहीं, केसर ए हिंद की उपाधि है। कौन सी, साउथ अफ्रीका में केसर ए हिंद, ठीक है। केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को दी थी, और महात्मा गांधी ने वो उपाधि त्याग दी। क्यों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर, असहयोग आंदोलन के समय, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट सहयोग नहीं कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम सहयोग नहीं कर रहे थे और वो बात नहीं मान रही थी। महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया, क्यों? जल्दी से आंसर दें क्वेश्चन पढ़ के, क्यों निलंबित कर दिया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया। ए, द सपोर्ट ऑफ पब्लिक वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था। दूसरा, मुसलमानों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया था, क्या ये कारण था गांधी जी का असहयोग आंदोलन को खत्म करना? सी, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपाय, क्या ये कारण था असहयोग आंदोलन को वापस करने का? डी, चोरी चोरा में हिंसक घटना। तो देखो, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया और इसके पीछे कहा कि ये अहिंसापूर्ण होगा, यानी कि नॉन वायलेंस, अहिंसा से पूर्ण होगा, इसमें कोई भी खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, तोड़ा ताड़ी कुछ नहीं होगा। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब शुरू किया गांधी जी ने, तो कहा यह पूरी तरह से शांति रूप से चलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, इसी आंदोलन के चलते चोरी चोरा नाम की जगह पर एक पुलिस स्टेशन में जो इस आंदोलन के समर्थक थे, आप कह सकते हैं गांधी जी के साथ थे, वो उन्होंने इस पर हमला कर दिया और यहाँ पे जो पुलिस वाले थे उनको मार दिया। तो इस वजह से गांधी जी निराश हो गए और गांधी जी ने कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी इस आंदोलन को शुरू करना। क्यों? क्योंकि आंदोलन जिस आधार पर शुरू किया गया था कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त करेंगे कि हम सेटिस्फाई नहीं है, तो लेकिन बीच में ही ये तो वायलेंस हो गया, हिंसा हो गई। जो आंदोलन की नींव अहिंसा है
उसके बीच में ही हिंसा हो जाती है। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने परेशान होकर इस आंदोलन को वापस ले लिया और कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी इस आंदोलन को शुरू करना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर फाउंडेड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। निम्नलिखित में से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो असहयोग आंदोलन के समय बनाया गया था 1920 से 22 के बीच में। 8वां प्रश्न आपके सामने। तो देखो भाई, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो 1 2 3 यानी कि काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये आपके तीनों असहयोग आंदोलन के समय बनाए गए थे। तो ये काशी विद्यापीठ बना 1921 में और गुजरात विद्यापीठ बना 1920 में, जामिया मिलिया बना 1920 में। जामिया मिलिया शुरू में अलीगढ़ में बना था, जामिया मिलिया शुरू में अलीगढ़ में बना था और फिर बाद में इसको कहाँ ट्रांसफर कर लिया गया, बाद में इसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया, दिल्ली। तो जो आप देखते हैं आज दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जामिया विश्वविद्यालय जो है दिल्ली में, वो यही है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो 1 2 3 तीनों की शुरुआत असहयोग आंदोलन के समय हुई, यानी कि सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखिए। एक तरफ लिस्ट 1 दी है और दूसरी तरफ लिस्ट 2 दी है, आपको मैच करना है और सही जवाब पता लगाना है। 4 ऑप्शन के आधार पर सही जवाब का पता लगाना है आपको। 8वां प्रश्न है आपका, चलिए देखते हैं। ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, इसका संबंध किससे है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से, हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या है? खाद्य उत्पादन को बढ़ाना शामिल है, हरित क्रांति। ठीक है, तो पहले का पहला हो गया, ए का पहला। दूसरा है मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन का मतलब है व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है, तो बी का हो गया तीसरा, 1 3। फिशरीज यानी कि मछली उत्पादन, मछली उत्पादन का किससे संबंध है? ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन, यानी कि तीसरा हो गया, सॉरी दूसरा, सी का ब्लू रिवॉल्यूशन। फर्टिलाइजर्स, तो ग्रे रिवॉल्यूशन, सही है। खाद्य, खाद्य से संबंधित ग्रे रिवॉल्यूशन। 4 1 3 2 4 कहां लिखा है? 1 3 2 4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल। भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा सूती कपड़ा की मिल है? सूती कपड़ा मिल है, कॉटन टेक्सटाइल मिल है वहां पे सबसे ज्यादा, तो वो तमिलनाडु है दोस्त। क्या है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग शुगर इंडस्ट्री, यानी कि जो चीनी उद्योग है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखते हैं, इंडिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 15% ऑफ टोटल शुगर प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में चीनी का उत्पादन जितना होता है उसमें 15% से ज्यादा योगदान भारत का है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दूसरा देखें, शुगर इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। दूसरे नंबर की इंडस्ट्री है चीनी उद्योग, बिल्कुल सही बात है। इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर, भारत में चीनी ज्यादा उपभोग की जाती है, गलत है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, लार्जेस्ट तो हो ही नहीं सकता जब सेकंड लार्जेस्ट है, तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जहां पे सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है? सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है, बताओ भाई। तो सोयाबीन का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, 6.20 मिलियन टन, ये लगभग आंकड़ा है
जो महाराष्ट्र में सोयाबीन का है सबसे ज्यादा। Who was the law minister in the first cabinet of post independence India? पोस्ट आजादी के बाद जो पहली कैबिनेट बनी उसमें कानून मंत्री कौन बना था? आजादी के बाद जो पहली कैबिनेट बनी उसमें कानून मंत्री कौन बना था? बताओ भाई। के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत सारी डिग्रियां थी इनके पास, करीब 32 के आसपास, है ना। तो भीमराव अंबेडकर ये देश के पहले कानून मंत्री हैं, ये देश के पहले कानून मंत्री हैं। और बी आर अम्बेडकर का योगदान संविधान में बहुत ज्यादा है। बी आर अम्बेडकर का योगदान संविधान बनाने में बहुत ज्यादा है। संविधान सभा के अंदर बहुत सारी कमिटीज बनी थी, संविधान सभा के अंदर बहुत सारी कमिटीज बनी थी। तो उसमें से एक समिति थी प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर अंबेडकर थे अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखेंगे। Who among the following held the office of the Prime Minister of India more than once? निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री एक से ज्यादा बार बन चुका है? एक से ज्यादा बार बन चुका है। तो जवाहरलाल नेहरू एक से ज्यादा बार बने हैं, इंदिरा गांधी भी एक से ज्यादा बार बनी है, गुलजारी लाल नंदा भी एक से ज्यादा बार, अटल बिहारी वाजपेयी भी एक से ज्यादा बार, यानी कि चारों ही एक से ज्यादा टाइम प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो सभी हो जाएंगे उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्लियर? विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केंद्र सरकार के बिहाफ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और फिर सही बताना है। पहला कथन देखिए क्या कह रहा है। नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर ऑन 15 अगस्त 1947 वाज 18। 15 अगस्त 1947 को भारत सरकार में जो मंत्री थे वो 18 थे। भारत सरकार में जो मंत्री थे वो 18 थे। करेक्ट बताना है ना? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर एट प्रेजेंट इज 36। आज के समय पे जो मंत्रालय है, ध्यान रखना है यहां नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज, ठीक है ठीक है ठीक है, मिनिस्ट्रीज की बात हो रही है, मंत्रालयों की, मंत्रालय की बात हो रही है। तो 15 अगस्त 1947 को कुल 18 मंत्रालय, और दूसरे में कह रहा है कि आज के टाइम पे जो मंत्रालय है वो 36 हैं। तो ये गलत है, 36 नहीं है, ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 36 नहीं है, ठीक है। तो पहला केवल सही है, केवल पहला सही है, बाकी गलत है। तो ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास। आई होप चीजें क्लियर होंगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर पसंद आती है, आपको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर दें। कोई क्वेश्चन है, डाउट है आपका, तो कमेंट करके आप बताएं। स्क्रीन पे आप नंबर देख पा रहे हैं, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।